अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। प्रीवियसली हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का डिटेल्ड टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या चेंजेस लाके उसको डायरेक्ट करंट या फिर डीसी जनरेटर में तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब एक जनरेटर लोडेड होता है, उसके अक्रॉस कोई आउटपुट, कोई लोड, कोई फैन या बल्ब अटैच होता है, तो वो चूंकि करंट ड्रॉ करता है इसलिए वो मोटर की तरह बिहेव करता है। इस दौरान एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। सो इन टॉपिक्स की डिटेल डिस्कशन के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी कर रहे हैं। इसमें प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसका नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की ज़रा कंस्ट्रक्शन रिव्यू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कॉइल ड्रॉ की थी तो इस तरीके से ड्रॉ की थी जिसमें किसी यू शेप्ड मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे इस तरह से मौजूद थे और उनके दरमियान में एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने प्लेस की थी। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये वायर के कॉन्टैक्ट्स थे जिनसे करंट एक्सट्रैक्ट या प्रोवाइड होता है कॉइल के लिए। और इस जगह के ऊपर मौजूद है एक शाफ्ट जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, जो कि इंजन के साथ कनेक्टेड है। और इंजन यहाँ पे रोटेट करता है और रोटेट करके कॉइल को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इस जगह के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं वो इस कॉइल की रोटेशन के साथ इनटू द पेज जाते हैं और उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है वो एफ बी क्यू वी क्रॉस बी के मुताबिक किस तरफ एक्ट करती है। डायरेक्शनल फार्मूला लिया जाए तो ये बनेगा एफ बी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। क्योंकि वेलोसिटी इनटू द पेज है और अगर हम रेफरेंस इस तरह से ड्रॉ करें कि लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आता हुआ जेड एक्सिस है, तो चूंकि वेलोसिटी इनटू द पेज है इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस के और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, वो एक्स एक्सिस की तरफ है। और हमने ये बात स्टडी की हुई है कि शॉर्टकट मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का फाइंड आउट करने के लिए कि आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के हैट ड्रॉ करें। अब अगर k और i को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर j होगा। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है -j। सो इस जगह के ऊपर इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड होगी क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी लिखी जाएगी वो इस तरह लिखी जाएगी, एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्लस जे यूनिट वेक्टर होगा। सो इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक्ट करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहाँ पे इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसकी वजह से यहाँ पे कॉइल का ये जो एंड है ये करंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और जो ये एंड है वो करंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो अब हमने यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर तब्दील हो रही है। हमने इस कॉइल के इन कॉर्नर्स को नाम दिया था ए, बी, सी और डी। और जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो ए बी के ऊपर डाउनवर्ड थी और सी डी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थी। लेकिन यहाँ पे जो हमने साइड्स बनाई हैं ए बी और सी डी, इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। सो ये मैग्नेटिक फोर्स इन पॉइंट्स के ऊपर जो एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन है। और ऑब्वियसली चार्ज कैरियर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वायर मूव नहीं कर सकते, इस वजह से कंट्रीब्यूशन सिर्फ हमने ए बी और सी डी की कही। इसके अलावा कॉइल को ट्विस्ट होने से रोकने के लिए हमने इन जो वायर के टर्मिनल्स हैं इनको कनेक्ट किया है, किसके साथ? स्लिप रिंग्स के साथ। इस तरह से ये स्लिप रिंग्स हैं, इनमें से जो ये वायर है ये पहले स्लिप रिंग के साथ अटैच्ड है और जो दूसरी वायर है वो पहले स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, उसके दरमियान से गुजरते हुए जाके दूसरे स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में है। इसके साथ फिर हमने यहाँ पे अटैच किए हैं कार्बन ब्रशेस। इन कार्बन ब्रशेस को सी और सी प्राइम का नाम दिया गया है और जो रिंग्स हैं उनको नाम क्या दिया गया है? उनको आर प्राइम और आर का नाम दिया गया है।
कार्बन ब्रशेस आगे कांटेक्ट में है किसके साथ, वायर्स के साथ, और ये वायर के टर्मिनल्स क्या करते हैं, ये करंट का कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं जनरेटर के अक्रॉस। सो जब यहाँ पे ये जो साइड ए बी है ये मूव करती हुई इनटू द पेज जा रही है, सो ये एंड उस वक्त नेगेटिव बन रहा है, ये एंड पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि इस एंड से करंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। साइड ए बी करंट पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और जो साइड सी डी है वो करंट प्रोवाइड कर रही है, इसलिए यहाँ पे करंट अपवर्ड आ रहा है। और जब ये वाला हिस्सा जो साइड ए बी है ये रोटेट करके यहाँ पे इस तरफ आ चुकी होगी, तो अब ये बाहर की तरफ आएगी। जब बाहर की तरफ आएगी तो ये करंट एक्सट्रैक्ट करने के बजाय प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका कांटेक्ट इसी रिंग के साथ रहेगा। सो जिस एंड के अक्रॉस इसने करंट एक्सट्रैक्ट किया था वहीं पे करंट प्रोवाइड कर देगी। और इसके अलावा जो साइड सी डी है जो इस वक्त करंट को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है वो रोटेट करके यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, और नतीजा क्या होगा कि ये एंड पहले जो मैग्नेटिक फील्ड से आउटवर्ड मूव कर रहा है अब ये इनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से यही एंड जो पहले पॉजिटिव बना था वो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये रिंग साथ रोटेट करेगा। पूरा जो रिंग्स हैं आर और आर प्राइम ये कॉइल के साथ रोटेट करते हैं, और कार्बन ब्रशेस की वजह से क्या होता है, कार्बन ब्रशेस की वजह से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बरकरार रहता है। सो इस तरह से एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर काम करता है। अब हमने इसी डिस्कशन को जहन में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलना है, जिसका नाम है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे एक एंड कभी प्लस और कभी माइनस बन रहा है, यहाँ पे एक एंड कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक एंड हमेशा पॉजिटिव रहे और दूसरा एंड हमेशा ही नेगेटिव रहे। इस एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या होंगी, चेंजेस में से इस एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में तब्दील करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो स्लिप रिंग्स अटैच हैं आप उनको हटा दीजिए, और डीसी जनरेटर के केस में आप उसकी जगह पे स्प्लिट रिंग्स अटैच कर दीजिए। स्प्लिट रिंग्स का दूसरा नाम कम्यूटेटर्स भी हैं, और ये डिस्कवर किसने किया, ये डिस्कवर किया विलियम स्टर्जन ने 1834 में। विलियम स्टर्जन इंग्लिश फिजिसिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया। और ये स्प्लिट रिंग्स होते क्या हैं, स्प्लिट रिंग्स इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे जो आप एक रिंग ड्रॉ करते हो इस तरह से, ये स्लिप रिंग है। अगर आप रिंग इस तरह से ड्रॉ कर लो कि उसके दरमियान में थोड़ा सा फासला रह जाए इस तरह से, तो इस केस में जो रिंग बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर स्लिप रिंग के बजाय स्प्लिट रिंग अटैच कर देते हैं इस तरह से। और ये जो वायर्स हैं ये इन स्प्लिट रिंग्स के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं इस तरह से, और आगे वही कार्बन ब्रशेस मौजूद हैं, और कार्बन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट वायर्स हैं जो कि इस कॉइल के कांटेक्ट्स इलेक्ट्रिकली जनरेटर के बाहर प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन के लिए। सो ये दोनों टर्मिनल्स हैं जिनके अक्रॉस हम आउटपुट अब ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो एंड है ए बी जो करंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो साइड सी डी है जो कि करंट प्रोवाइड करना चाहता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यह टर्मिनल पॉजिटिव और यह टर्मिनल नेगेटिव बन रहा है। जब ये वाला एंड रोटेट करता हुआ इसकी पोजीशन लेगा तो जब इसी एंड में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल ये इनटू द पेज मूव कर रहा है, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर मूव करेगा। सो जैसे ही ये आउट ऑफ द पेपर मूव करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी और वो डायरेक्शन अपवर्ड बन जाएगी। डायरेक्शन किस तरफ बन जाएगी? डायरेक्शन बन जाएगी अपवर्ड। और ये जो रिंग है ये पहले अभी नेगेटिव था, लेकिन अब रोटेशन के बाद ये रिंग पॉजिटिव बन चुका है। ये करंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस वक्त तक ये रिंग
का हाफ एंड स्प्लिट रिंग का जो इस जगह पे मौजूद है वो घूमता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके इस जगह के ऊपर आ जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ये वाला स्प्लिट रिंग का हाफ पार्ट इस कार्बन ब्रश से कांटेक्ट तोड़ लेगा और इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से जब इस एंड ने पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिव हमेशा ये इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इस साइड CD की, जिसपे मैग्नेटिक फोर्स चार्ज कैरियर्स पे अपवर्ड लग रही है और ये करंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वक्त ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इस साइड के साथ कनेक्टेड है। जब ये रोटेट करता हुआ इसकी जगह ले लेगा, साइड AB की जगह पे आ जाएगा, तो फिर ये बोर्ड से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जबकि इनिशियली वो बोर्ड से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अगर बोर्ड से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है तो जैसे ही वो बोर्ड के अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की। सो जब मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक्ट करेगी तो ये जो एंड है ये नेगेटिव बनना चाहेगा, लेकिन उस वक्त तक स्प्लिट रिंग का ये वाला हाफ जो कि इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में है ये घूमता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा। नतीजा ये होगा कि ये वाला स्प्लिट रिंग का हाफ इस कार्बन ब्रश से कांटेक्ट तोड़ लेगा और इस कार्बन ब्रश के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब है जब इसने नेगेटिव होना होगा तो वो इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में होगा और जब पॉजिटिव होना होगा तो इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में होगा। तो नतीजा क्या होगा, नेगेटिव एंड हमेशा यही रहेगा और पॉजिटिव एंड हमेशा यही रहेगा। दोबारा इस डायग्राम को देखिए, जब साइड AB इनटू दी पेज जा रही है तो वो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बनाने की कोशिश कर रही है। ये नेगेटिव टर्मिनल इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ये एंड नेगेटिव है। जब यही कॉइल का हिस्सा मूव करके ऑपोजिट साइड पे आएगा, बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा, तो यही स्प्लिट रिंग का हाफ पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन इसका कांटेक्ट इस कार्बन ब्रश के साथ आ जाएगा और ये वाला एंड पॉजिटिव बनेगा इस जगह के ऊपर। और जब हम बात करते हैं इस साइड CD की जो कि इनिशियली पॉजिटिव टर्मिनल बना रही है इस हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग को, तो ये पॉजिटिव चूंकि इस कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में है तो ये एंड पॉजिटिव बना हुआ है। जब ये रोटेट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त चूंकि इस कार्बन ब्रश ने नेगेटिव बनना होगा लेकिन इसका कॉन्टैक्ट इस कार्बन ब्रश के साथ बन जाएगा, तो नेगेटिव एंड हमेशा ये वाला बनेगा। सो अगर मैं इन साइड्स को A और B का नाम दूं तो A एंड हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल और B एंड हमेशा ही नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। अब अगर AC और DC जनरेटर की हम आउटपुट वेव फॉर्म्स को कंपेयर करें तो इसके लिए हम ज़रा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अगर AC जनरेटर की बात करें तो AC जनरेटर की वेव फॉर्म कुछ इस किस्म की आ रही है, साइन वेव, जिसमें एक एंड कभी पॉजिटिव बन रहा है और कभी नेगेटिव बन रहा है। लेकिन जब हमने DC जनरेटर में कन्वर्जन की है तो इस जगह के ऊपर ये जो हाफ एंड नेगेटिव का बनना था, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ने नेगेटिव और नेगेटिव ने पॉजिटिव हो जाना था, वो पॉजिटिव भी एक ही साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। एक एंड हमेशा पॉजिटिव बन रहा है और दूसरा एंड हमेशा क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। सो तमाम जो नेगेटिव एंड्स हैं, जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स हैं, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के तौर पे ही अपेयर हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में वोल्टेजेस लिए जाएं और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ड्रॉ किया जाए तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस किस्म का होता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे करंट ड्रॉ करना चाहें इस वोल्टेज की जगह के ऊपर, तो अगर आप करंट का ग्राफ भी बना लेंगे तो वो भी सेम इसी पैटर्न का बनेगा, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। किसी आउटपुट पे रेजिस्टेंस को अगर आपने करंट प्रोवाइड करना है तो उस वक्त जो वोल्टेज, जो करंट है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। हमने फिलहाल चूंकि इसे इंड्यूस्ड EMF लिखा है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगा। तो करंट या वोल्टेज किसी भी चीज़ का ग्राफ बना लें, एक ही बात है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म्स मिल रही है, इसमें इस वाली वेव फॉर्म को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, बट इट हैज़ AC रिपल्स। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ से DC हासिल करना चाहते हैं तो DC तो तब होता जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती,
लेकिन हमें यहाँ पे लोड के अक्रॉस यूनिडायरेक्शनल करंट तो अचीव हो गया है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई लोड कनेक्टेड रिप्रेजेंट करें इस तरह से, और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कंपैरिजन के पर्पज से, तो इसमें कभी करंट इस तरह फ्लो करता है, कभी वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। दैट मीन्स ऑसिलेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जो कोई भी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा। उसकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। सो इस तरीके से जैसे ही जो वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जब वोल्टेज मिनिमम होता है तो करंट भी स्लो रेट के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, चार्ज फ्लो रेट क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। सो इसमें ऐसी रिपल्स मौजूद हैं। अब अगर हमें यहाँ पे इस रिपलिंग डीसी के बजाय प्योर डीसी चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कॉइल की ओरिएंटेशंस इस तरह से बनाते हैं कि काफ़ी सारी कॉइल्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट डायरेक्शंस में अटैच हों। ये किस तरह से होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वेव फॉर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए हम इस कम्यूटेटर कॉइल में मज़ीद कुछ चेंजेस करते हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस इस तरह से हैं कि ये जो रिंग है ये सिर्फ इतना सा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, इतना सा पोर्शन, और जो यहाँ पे दूसरा कार्बन ब्रश है उसके साथ अटैच भी स्प्लिट रिंग का पार्ट इतना थोड़ा सा ड्रॉ किया जाता है, और यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट्स इस तरह से बना दिए जाते हैं। सो अब क्या होता है? अब ये होता है कि हमें इन आउटपुट टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस सिर्फ इतना सा पार्ट मिलता है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें एंड ए के अक्रॉस मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ तब यहाँ से करंट टैप किया है। इसे क्या कहते हैं? टैप करना। जिस तरीके से हम वाटर फ्लो के लिए अपने वॉशरूम में लगा हुआ टैप ओपन करते हैं, तो ऐसे ही हमने यहाँ से करंट एक्सट्रैक्शन के लिए टैप को ओपन किया है, और टैप के ओपन होते ही यहाँ से करंट एक्सट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर, उन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम्स के ऊपर जब अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपनी मैक्सिमम के ऊपर मौजूद था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि यहाँ पे इस कॉइल के परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक और कॉइल ड्रॉ कर दें, वो कॉइल भी इसी सेम इंजन की शाफ्ट के साथ कपल्ड हो इस तरह से, और यहाँ पे इसके एंड्स भी मूव करके यहाँ पे आ रहे हों इस तरह से, और ये वाले टर्मिनल्स यहाँ पे इस तरह से आ रहे हों, और इधर भी आप स्प्लिट रिंग के थोड़े थोड़े पार्ट अटैच कर दें इस तरीके से कि एक स्प्लिट रिंग इस जगह के ऊपर मौजूद हो, उसका थोड़ा सा एंड, और एक ज़रा यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद हो। सो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम दूसरी कॉइल को भी करंट प्रोवाइड करने के लिए स्प्लिट रिंग के पार्ट से कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सेकंड कॉइल है इसकी जो आउटपुट हमें मिल रही होगी वो कुछ इस किस्म की मिल रही होगी। अगर ये स्प्लिट रिंग्स हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होते तो हमें इसकी आउटपुट इस तरीके से अगेन डीसी की सूरत में मिलती जिसमें एसी रिपल्स मौजूद होते। लेकिन अभी हमने चूंकि अगेन इसको सिर्फ टैप उस वक्त किया है जब यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये वाले कॉन्टैक्ट्स कार्बन ब्रशेस के साथ आएंगे, जिस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है, जो करंट प्रोवाइड होना है इन टर्मिनल्स के अक्रॉस वो मैक्सिमम होगा। तो हम अगेन यहाँ पे जिस वक्त टैप कर रहे हैं करंट को वो ये वाले कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स हम इस एसी रिपल के सिर्फ उस पार्ट को टैप कर रहे हैं जब करंट या वोल्टेज अपनी मैक्सिमम के ऊपर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टॉप व्यू से अगर हम देखें तो हमने एक कॉइल इस तरह सेट की है और एक कॉइल इस तरह सेट की है। ये कॉइल्स एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए जो वेव्स हैं ये भी 90 डिग्री के डिफरेंस पे चल रही हैं। कि अगर यहाँ पे इस वक्त एक वेव का 90 डिग्री आता है जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर, तो उस वक्त दूसरी वेव का 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर कॉइल्स मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद यहाँ पे कुछ कॉइल्स प्लेस कर लें इस तरीके से कि वो 45 डिग्री के ऊपर मौजूद हों इस तरह से, तो उसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे दरमियान में और भी वेव्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी,
और जब हम उनकी पीक्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वक्त वो वाली कॉइल से करंट टैप हो रहा होगा और नतीजा क्या होगा कि लार्ज नंबर में जब हम कॉइल्स एक दूसरे से डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी जो कि डायरेक्ट करंट या डीसी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी और उसकी वजह से जो चार्जेस यहाँ पे मूव कर रहे होंगे कन्वेंशनल चार्जेस, वो इस तरह से यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करके इस लोड के अक्रॉस एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में स्लिप रिंग्स को हटा के स्प्लिट रिंग लगाया ताकि एक ही टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहे और दूसरा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहे। फिर हमने एसी रिपल्स फ्रॉम डीसी आउटपुट को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस के ऊपर कॉइल्स प्लेस की और स्प्लिट रिंग के कंप्लीट पार्ट्स यहाँ पे इस तरीके से अटैच करने के बजाय हमने क्या किया, हमने उनके थोड़े थोड़े से पोर्शन इस तरह से ये वाले कनेक्ट किए। फिर इसके अलावा नेक्स्ट कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग्स इस तरह से अटैच करने के बजाय हमने क्या किया, सिर्फ इतना सा एंड उनका ड्रॉ किया और डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर कॉइल्स प्लेस की और उनके इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स बना दिए। अब यहाँ पे इस रोटेशन के दौरान ये जो कॉन्टैक्ट्स है स्प्लिट रिंग के पार्ट्स वो बारी बारी डीसी जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल्स के साथ कांटेक्ट में आते रहे और नतीजा क्या हुआ कि हम उनको सिर्फ तब टैप कर रहे थे जब उनकी वैल्यू मैक्सिमम थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डीसी मिल गई। अब ये कंटिन्यूसली ये स्प्लिट रिंग्स के कॉम्बिनेशंस रोटेट करते रहेंगे और बारी बारी यहाँ पे ये वाले जो स्प्लिट रिंग के पार्ट्स हैं वो कार्बन ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट में आते रहेंगे और डिफरेंट कॉइल से करंट टैप होगा जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है कम्यूटेटर वाज इन्वेंटेड बाय, हम ये बात जानते हैं कि विलियम स्टर्जन ने 1834 में कम्यूटेटर्स या फिर स्प्लिट रिंग्स इन्वेंट किए थे। और स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स एक कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में होते हुए एक डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करता है और जब इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो ये क्या करता है, ये एक कार्बन ब्रश के साथ अपना कांटेक्ट ख़त्म करके दूसरे कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट बना लेता है। तो हमेशा जब ये पॉजिटिव होता है तो एक कार्बन ब्रश के साथ और नेगेटिव होता है तो दूसरे कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहता है। ऐसे ही स्प्लिट रिंग का वो पार्ट जो इसके साथ कांटेक्ट में है उसने जब पॉजिटिव होना है तो उसने इसके साथ कांटेक्ट में आ जाना है। बाकी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में हम ये बात जानते हैं कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ये कि इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। कॉल फ्रेडरिच गॉस के नाम के ऊपर गॉसेस लॉ है जो हमने चैप्टर 12 में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है लुइजी गिल्वानो, इन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि जब एक डेड फ्रॉग की लेग्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो वो लेग्स ट्विच करती हैं, थोड़ा सा मूव करती हैं। सो कम्यूटेटर विलियम स्टर्जन ने इन्वेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्टेन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डीसी इंस्टेड ऑफ डीसी विद एसी रिपल्स इन इट। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से डीसी विद एसी रिपल्स हासिल करने के बजाय अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डीसी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहली ऑप्शन है आउटपुट इज ड्रॉन ओनली व्हेन करंट इज मैक्सिमम। जी बिल्कुल, स्प्लिट रिंग्स इस तरह ड्रॉ करने के बजाय हम उसका सिर्फ इतना सा पार्ट ड्रॉ करते हैं ताकि वो कार्बन ब्रश के साथ सिर्फ तब कांटेक्ट में आए जब करंट मैक्सिमम हो। सो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली अ पेयर ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर इज ड्रॉन, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट ओरिएंटेशन, जी बिल्कुल, डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऊपर कॉइल्स अटैच होती हैं और वो सब स्प्लिट रिंग के छोटे छोटे पार्ट्स के साथ इस तरीके से कपल की जाती हैं। सो ये तमाम स्प्लिट रिंग के छोटे छोटे पार्ट्स बारी बारी क्या करते हैं, कार्बन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पे सिर्फ उस वक्त आउटपुट ड्रॉ होती है जब यहाँ पे करंट क्या होता है, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होता है। तो इस तरीके से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डीसी मिल जाती है इंस्टेड ऑफ डीसी विद एसी रिपल्स इन इट। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। इसके लिए हम जरा दोबारा डायग्राम रिव्यू करते हैं। ये डायग्राम
इसके लिए हम ज़रा दोबारा डायग्राम रिव्यू करते हैं। हमने जो डीसी जनरेटर के लिए डायग्राम ड्रॉ की थी वो कुछ इस किस्म की थी। हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन बताई। हमने मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ किया एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसमें चार्जेस चूँकि कन्वेंशनल चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस की बात हो रही है, सो इस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शनल फार्मूला हमने यूज़ किया वो था वी क्रॉस बी। और रेफरेंस हमने इस तरह से बनाया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सो चूंकि इस डायरेक्शन में जो साइड ए बी है उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इनटू द पेज है, सो वेलोसिटी का वेक्टर माइनस के हैट है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर नॉर्थ से साउथ, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और शॉर्टकट मेथड के ज़रिए से हमने ये फाइंड आउट किया कि जब हम के और आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे होता है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन का आंसर आया वो आया माइनस जे। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड थी। और इसके अलावा जब हम साइड सी डी की बात करते हैं तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आता है उसमें वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है प्लस के, और मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। इसलिए इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है जे हैट। सो इस वजह से ये जो जनरेटर की आउटपुट टर्मिनल्स हैं इनमें से टर्मिनल ए के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आता है और टर्मिनल बी के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आता है। लेकिन जिस वक्त आउटपुट ओपन सर्किट है, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है आउटपुट के ऊपर वो इन्फिनिटी अटैच्ड है। सो उस वक्त जो करंट फ्लो करेगा इस जनरेटर में से वो I इज इक्वल टू E ओवर R के तहत, जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा तो किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है ज़ीरो। सो ये आंसर ज़ीरो होगा। सो जब आप जनरेटर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जनरेटर ऑन होता है और उस वक्त आप लोड कनेक्ट नहीं करते तो उस वक्त उसके टर्मिनल्स पे सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है, कोई इंड्यूस्ड करंट वो जनरेटर उस वक्त प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही आप इस जनरेटर की आउटपुट के ऊपर कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, लेट्स से ये रेजिस्टेंस आर है, जैसे ही आपने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट की है तो जाहिर बात है ये रेजिस्टेंस अब इन्फिनिटी तो नहीं रही, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से तो बहुत ही लो हो चुकी है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लो होती है तो जो करंट फ्लो कर रहा होता है कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है इंक्रीज। सो अब इस कॉइल के अंदर वाकई ये करंट एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो ये मैंने यहां पे फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन बता दी। अब जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, ये कॉइल बन जाती है ऐसी साइड्स का कॉम्पोजिट जो कि क्या हैं, जो हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सप्रेशन बन जाता है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन ये होता है। चूंकि हम करंट कन्वेंशनल ले रहे हैं इसलिए करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डायरेक्शनल फार्मूला बन जाएगा एफ बी इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। अब लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ही है। सो अगर हम यहाँ पे साइड ए बी की बात करते हैं तो उस जगह के ऊपर जो लेंथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस डायग्राम में रेफरेंस के तौर पे हम जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको माइनस वाई डायरेक्शन लिखते हैं और उसका यूनिट वेक्टर माइनस जे हैट लिखा जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड अब भी किस तरफ है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। हम ये बात जानते हैं कि जब हम जे और आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस के होगा। सो इसलिए यहाँ पे जब हम माइनस ऑफ माइनस के लिखते हैं तो इसका आंसर आ जाता है प्लस के। इसका मतलब है जैसे ही इस साइड ए बी के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन बोर्ड से आउटवर्ड होगी, प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड होगी, जो हमारी तरफ होगी। सो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर है। और जो नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है इंजन से कपल्ड होने की वजह से वो किस तरफ है, वो इनटू द पेज है। और अगर हम यहाँ पे साइड सी डी की बात करते हैं तो साइड सी डी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है उसके लिए अगेन हम डायरेक्शनल फार्मूला लिखते हैं एफ बी इज इक्वल टू एल क्रॉस बी।
और जो इसकी लेंथ है वो करंट की डायरेक्शन की वजह से अपवर्ड ली जाएगी, और अपवर्ड डायरेक्शन को हम रेफरेंस के तौर पे पॉजिटिव वाई एक्सिस ले रहे हैं, और इसका यूनिट वेक्टर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा प्लस जे, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो टूवर्ड्स राइट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। सो उसके लिए प्लस आई ही लिखा जाएगा। सो जब हम जे और आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है -k। सो जो साइड सी डी हैं उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो किस तरफ है, वो इनटू द पेज है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम -k लिखेंगे। सो इस जगह के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है इस कॉइल की इस साइड के ऊपर, वो क्या है, वो इनटू दी पेज है, और उसको मैग्नेटिक फोर्स एफ बी कह रहा हूं, और रेड कलर से रिप्रेजेंटेड मैग्नेटिक फोर्स है आई एल क्रॉस बी से जनरेट होने वाली। और नोटिस करने का पॉइंट ये है कि ये जो साइड सी डी है, ये इसकी वेलोसिटी की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, वो है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड्स अस। अगर इस कॉइल का टॉप व्यू देखा जाए तो हमें नॉर्थ पोल इस तरह दिखाई दे रहा होगा, साउथ पोल इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, और यहां पे ये जो साइड डी ए है वो हमें दिखाई दे रही होगी इस तरह से। इनिशियल ओरिएंटेशन उसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन चूंकि इंजन उसको रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से उसने थोड़ी देर बाद इस ओरिएंटेशन में आ जाना है। ये साइड डी है, ये साइड ए है, और यहाँ पे जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है इंजन कनेक्टेड होने की वजह से वो इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और जो बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स बनती है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में बनती है, और एंड ए के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, और ये मैग्नेटिक फोर्स हम इस फार्मूले से यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। सो इसका नतीजा क्या होता है, एज the generator is turned on and no external load is connected, output is open circuit, that means output resistance is equal to infinity ohms. The output current I is related to resistance with Ohm's law, and the output current is 0 at this time. Only EMF is induced at the terminals of generator's coil given by the expression E is equal to n omega A B sin theta, where theta is equal to omega t or 2 pi ft or 2 pi by t into t. But when the output terminals of the generator are connected with external load resistor, let's say इस load resistor की वैल्यू R है, the output resistance of the circuit drops from infinity to R. The output
current of the circuit is given by the relation I is equal to E over R. As R decreases, the output current that flows through the load increases. As the current flows through the coil of the generator, each side of the coil becomes a current carrying conductor placed in a uniform external magnetic field. Each the sides AB and CD experience a magnetic force in the direction that is opposite to the direction of external force applied by the engine. इंजन की जगह पे कोई भी और सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, कोई टरबाइन हो सकती है, विंड टरबाइन, वाटर टरबाइन, या कोई भी और फॉर्म, बाय द इंजन दैट is provided for the rotation of the coil of the generator. इसके अलावा जो साइड्स BC और DA हैं, they don't experience any force as the direction of current through them is either parallel or anti-parallel to the direction of external magnetic field. क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है FB इज इक्वल टू IL क्रॉस B, इस एक्सप्रेशन ने ILB साइन अल्फा इंटू यूनिट वेक्टर n बनना है, और इस केस में जो साइड्स BC और DA हैं उनमें अल्फा या तो 0 डिग्री बनता है या फिर 180 डिग्री बनता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो जो साइड DA है उसमें अगर करंट इस तरफ चल रहा है और साइड BC में इस तरफ चल रहा है तो वो करंट्स मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। इन दोनों केसेस में साइन अल्फा 0 के इक्वल होता है और जो मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों साइड्स एक्सपीरियंस करती हैं वो 0 होती है। लेकिन साइड्स AB और साइड जो
CD है उसके ऊपर तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि एक्सटर्नल इंजन के अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो इसका नतीजा क्या होगा? सो द कॉइल ऑफ द जनरेटर एक्ट्स अ मोटर। दैट मीन्स जो जनरेटर की कॉइल है वो इस तरह से बिहेव करेगी कि जैसे वो मोटर है। द immediate consequence of this fact will be that the angular speed of the generator coil will decrease as a result of action of counter torque. Soon the automated feedback system of the engine coupled with the coil of the generator will inject more fuel in it. So soon the angular speed of the coil will be re-established. So क्या होगा कि जैसे ही आप जनरेटर ऑन करने के बाद घर का लोड उसके ऊपर डालेंगे, दैट मीन्स आप उसके आउटपुट टर्मिनल से करंट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वो मोटर की तरह बिहेव करेगा। मोटर में भी तो यही होता है कि उसकी कॉइल में करंट फ्लो करता है और उससे मोटर में टॉर्क जनरेट होता है। सो जैसे ही आप करंट ड्रॉ करोगे और कॉइल ऑफ जनरेटर में करंट फ्लो करेगा तो वो मोटर की तरह बिहेव करेगी। मोटर की तरह बिहेव करते हुए वो इंजन की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी और इंजन मजीद फ्यूल इनटेक करेगा ताकि वो दोबारा से अपनी एंगुलर स्पीड मेंटेन करे और वो लोड को बर्दाश्त कर सके। और ये स्टेटमेंट परफेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट से मैच करती है कि जब जनरेटर विदाउट लोड चल रहा है तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन कम होनी चाहिए, लेकिन जब आप जनरेटर को लोड कर देते हो तो चूंकि आप उससे आउटपुट एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो फिर ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होना चाहिए ताकि ज़्यादा एनर्जी यूज हो और हमें वो एनर्जी आउटपुट की सूरत में बल्ब, टीवी या फैंस वगैरह ऑन करने की सूरत में मिल जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन अ जनरेटर इज लोडेड तो क्या होता है? बैक मोटर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। जनरेटर मोटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और ये स्पीड अप नहीं होता बल्कि स्लो डाउन होता है और बैक ईएमएफ इसमें जनरेट नहीं होती, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है। बैक ईएमएफ के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक हमने आज के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डायरेक्ट करंट जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा उसके बैक मोटर इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट करंट जनरेटर में क्या चेंजेस लाके हम उसको डायरेक्ट करंट मोटर में तब्दील कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।